अच्छा, इसमें दो एस्पेक्ट हैं शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। एक तो मामला ये है कि ये इंक्वायरी हो जिस भी तरीक़ाकार के तहत अब वो हो इंक्वायरी तमाम लोगों की। दूसरा ये है कि इन सारी चीज़ों को रोका जा सके। अब जो हुआ है वो भी वापस आया जाए और आइंदा के लिए रोका जाए, ये सारी लीकेज रोकी जाए। ये जो पैसा बाहर जा रहा है किसी भी तरीके से, चाहे वो नाजायज़ पैसा जा रहा है या फिर वो नाजायज़ पैसे को वाइट करके जा रहा है, वो दोनों तरीके किस तरह रोक सकते हैं इन सारे अमल को शाहिद हसन सिद्दीकी साहब? देखिए, बड़े अहम सवालात हैं। पहले मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि ऑफशोर के लिए जो हमने या कानून पाकिस्तान में आया था वो हुक्मरानों के लिए भी था, मेंबरान पार्लियामेंट के लिए भी था। ये फाइनेंस बिल के तहत था और उसमें यह था कि हर आदमी पाकिस्तानी, चाहे वो अदलिया का हो, प्राइम मिनिस्टर हो, पार्लियामेंटेरियन हो, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, वो उनके लिए था। जो हम एमनेस्टी लाए थे उसमें उनको अलग किया गया था। ऑफशोर के लिए हर एक के लिए था। फाइनेंस बिल को हम पढ़ते हैं दोबारा से, तो मैं तो एहतराम करता हूँ, लेकिन ये फैक्ट कानून है तो मैं अब उसमें क्या कर सकता हूँ, नंबर एक। दूसरी बात ये थी कि आपने जो बात की है प्रैक्टिकल बात की है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो पाकिस्तान में बैंकों के कर्जे माफ़ हुए थे तो सुप्रीम कोर्ट में एक आज खुद नोटिस चल रहा था। उसमें चीफ जस्टिस ने बड़े वाज़े तौर पे कहा था कि बैंकों से गलत तरीके से कर्जे माफ़ कराए, उस दौलत को लूट के बाहर भेज दिया गया और हम इस दौलत को वापस लाएंगे। अब दो चीज़ें हुई उसमें। एक तो ये था कि जिन लोगों ने कर्जे माफ़ कराए थे वो आज भी कैबिनेट में शामिल हैं, उनके नाम सबके स्टेट बैंक की रिपोर्टों में मौजूद है बैंक के। तो हमने तो उनको फिर शामिल किया हुआ है जिन्होंने बैंकों से कर्जे माफ़ कराए हैं, जिनको के बैंकों से डिपॉजिट हैं। इसका मतलब ये है कि कोई इरादा नहीं है। मैं बिल्कुल वाज़े तौर पे करना चाहता हूँ, अगर कुछ करना है तो मैं आपको बिल्कुल वाज़े कानून बता देता हूँ। 111(4) को, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को आपको मुकम्मल तौर से मनसूख करना होगा, नंबर एक। दूसरे, ये कानून बना दें कि अगर किसी को डॉलर रखने का बहुत शौक है, पाकिस्तानी करेंसी को पसंद नहीं करता, चलिए हम मजबूर नहीं करते, आप मार्केट से डॉलर ज़रूर खरीदें, अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा भी करा दें, लेकिन मार्केट से खरीदे हुए डॉलर को बाहर आप ले जाएं, सिर्फ तालीम के लिए, बच्चों की तालीम के लिए ज़रूर ले जाएं, खुदा न खास्ता इलाल माजरे के लिए ज़रूर ले जाएं। बाकी कोई मजबूरी है तो स्टेट बैंक को अप्रोच करें। ये जो लाइसेंस दे दिया है कि हर आदमी जो कि फाइलर है, जिसके पास 100 रुपये का टैक्स देता है, वो 1 करोड़ रुपए लेता है और बाहर पैसा भिजवा देता है। ये कानून बदल दें। अभी ये बात चली थी और स्टेट बैंक ने ज़बरदस्त क्लैरिफिकेशन दी, हम कोई तब्दीली करने के लिए तैयार नहीं है। उस पर मैंने बहुत हंगामा किया था। तो इस कानून को आप बदल दें। तीसरी बात ये थी कि आप प्रॉपर्टी की मालियत को जब तक मार्केट रेट पर नहीं लाएंगे, 20 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब आप 2 करोड़ में डिक्लेयर करेंगे तो वो तो काले धन का रास्ता तो आपने खोला है। वो बेचारा आदमी जो, अब देखिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, वो मैंने 50 साल पहले खरीदी थी, अब वो 50 करोड़ की हो गई। अब मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं 50 करोड़ की डिक्लेयर कर दूं। क्यों नहीं करूं भाई? आप उसको रेगुलाइज करें ताकि जब मैं बेचने जाऊं तो हम नहीं डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं। वरना ये कानून तब्दीली का मैंने आपको बताया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट जो बनाया था नवाज शरीफ साहब ने, उसमें इन्होंने सारी वो तबाहकारियाँ की थी जिससे कि पूरा, और मुशर्रफ ने उसको स्ट्रेंथन किया। आप इस तरह से आप इंडिया में तो ले जाके दिखा दीजिए, दौलत मार्केट से खरीद के डॉलर ले जाके तो दिखा दीजिए। अब देखिए आप मेरे ख्याल से अभी 74 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज आ गई और उसमें स्टेट बैंक ने कहा कारकुनों की तरसीलात है। अब भाई कारकुन जो है वो आपके ख्याल से 74 अरब डॉलर कारकुन लाया है? जैसे मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट में खुद बताया गया कि अगर 20 अरब डॉलर की रेमिटेंस आई तो 15 अरब डॉलर उस साल चला गया। तो ये 111(4) को मनसूख करके इसको आप रोकें और प्रॉपर्टी की मालियत को लेके इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट करें। जब तक आप ये लेते रहे, फाइलर नॉन फाइलर, ये चीज़ें कभी भी ठीक नहीं होंगी। मैं आपको बता दूं, जितनी आपकी मईशत का हजम है उतना ही ब्लैक मनी है। लेकिन कई लोग जो ताकतवर तबके हैं वो ये कहते हैं कि जो मैंने जितनी बातें की हैं, जो हुकूमत इसको करने की कोशिश करेगी उसको गिरा दिया जाएगा। तो जब आप ये देखिए कौन सी हुकूमत एमनेस्टी नहीं लाई पाकिस्तान में। मिसल मैं आपको एक जुमला आखिर बता दूं, देखिए मैं अगर अपनी आमदनी पर 35% टैक्स देता हूं, जिसने चोरी करके प्रॉपर्टी बनाई गई, कराची में बिल्डिंग बना ली 15 स्टोरी, हुकूमत को पता है ये है, कंट्रोल में है, दस्तरस में, मुल्क के अंदर है, आपने उसको कहा इसी हुकूमत ने कि आप 1.5% दे दें और माफ़ कर दें, तो मैं जो 35% टैक्स दे रहा हूँ चोर की बिल्डिंग को आप क्यों नहीं ले लेते? तो जब तक ये अशराफिया की मईशत है, अशराफिया के दबाव पर फैसले हो रहे हैं, तो ये बातें करना अभी भी तहकीकात करने वाली बात जो है, मैं इससे एग्री नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता, पूरा एहतराम है इदारों का। मगर मैं आपको बता दूं कि जो राइट ऑफ का केस है, खुद नोटिस लिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, एक सर्कुलर 29 था जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा था दौलत लूट के बाहर ले गया कर्जे माफ़ करा के, उसका 2007 से फैसला नहीं आया। दूसरा ये था कि पिछले चीफ जस्टिस के दौर में ये हुआ था, 184(3) है
184(3) ये था कि लूटी हुई दौलत को पाकिस्तान से वापस लाने के लिए 184(3) लिया था। तो जब एमनेस्टी आई तो उन्होंने उसकी तौसीक कर दी कि लूटी हुई दौलत को पाकिस्तान लाने की ज़रूरत नहीं है। ये हुकूमत ने स्कीम बनाई तो सुप्रीम कोर्ट को 184(3) के तहत तो इख्तियार ही नहीं था। तो जब वहाँ भी ऐसे फैसले अगर अशराफिया के मुफाद में हो जाएं तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि अवामी दबाव को तैयार करें। और आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसका मेरे ख्याल से सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि अगर लोग एजुकेट हों और हुकूमत पर दबाव डालें। तहकीकात करने का मतलब है कि आप पहले इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। पहले आप तो लीकेज को तो रोके हैं, नए कानून के तहत जो पैसा जा रहा है उसको तो रोके हैं। ये अगर आप नहीं करते और उन लोगों को जिनके खिलाफ तहकीकात कर रहे हैं अगर आप काबीना से अलग नहीं करते, चाहे सूबाई काबीना में हो चाहे यहाँ हो, वो नहीं करते तो कौन सी तहकीकात की बात करते हैं? वो तो फिर वही असरअंदाज होंगे। अब यही होगा बैंकों में जिस तरह से हुआ है। वहाँ एक बैंक के प्रेसिडेंट का नाम आ गया, अभी उनको निकाला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर रजिस्ट्रेट कर दिया। आपके सामने है, हालांकि उनका वो क्वालिफिकेशन ही नहीं थी। तो ये मसले बड़े मेरिट नहीं है हमारे यहाँ। एक ही लफ्ज़ है, अशराफिया की मईशत, अशराफिया के दबाव में फैसले, अशराफिया के मुफाद में फैसले। और जितना आप आवाम को एजुकेट करते जाएंगे उतना हुकूमत पर दबाव चलेगा। तहकीकात का कोई मसले का हल मेरे हिसाब से नहीं है। बिल्कुल वाज़ेह है, मैंने आपको बता दिया कि 175 अरब डॉलर यहाँ से बैंकों के जरिए बाहर गए हैं मार्केट से खरीद के, और 122 अरब डॉलर का कर्जा है टोटल। तो आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि अगर ये बाहर पैसे नहीं जाने देते, कानून बदल देते, तो आज आपके मुल्क में तो कर्जा बहुत कम होता है। ये हक़ाइक़ है जो मैं ये जो आपने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट बात कर दी अज़हर साहब। अशराफिया की इकॉनमी, अशराफिया के फैसले, अशराफिया पर कैसे अपने खिलाफ कर सकते हैं? आप खुद फरमा रहे हैं अज़हर साहब के उस वक्त 400 लोगों के नाम थे, उस दौरे हुकूमत में भी कोई तहकीकात नहीं हुई। ये दौरे हुकूमत को भी 3 साल गुजर गए, इन्होंने भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अब जब हुकूमत में बैठे हुए बड़े बड़े लोग हैं उनके भी नाम आ रहे हैं, अपोजिशन के भी नाम हैं, फिर जो अभी शाहिद साहब बात कर रहे थे कि हुकूमतें गिरा दी जाएंगी अगर इस तरह के कोई मामलात हो जाएं, तो फिर तो हम हनूज़ दिल्ली दूरस्त वाला मामला है। अज़हर साहब मुतालिबात करते रहें, शाहिद साहब बात करते रहें, मुदस्सिर इकबाल बात करते रहें, सर फ़र्क तो कोई नहीं फिर पड़ेगा। हम तो फिर आज जो आप कह रहे हैं कि ये किया जाए, आपकी भी ख्वाहिश है, हमारी भी ख्वाहिश है, वो होती हुई देख रहे हैं आप? देखिए, पलस्तर शजर से उम्मीदें बहार रख, बात सिर्फ इतनी है कि इससे पहले यानी मैं को तकरीबन 20 सालों से ये कोशिश कर रहा हूँ इन सारे मामलात में। मैं नाउमीद इसलिए नहीं, हज सस्ता कराने की कोशिश की, कोर्टों में आए, 15 साल लगे, हो गया। फिर हमने चीनी की कीमतें फिक्स नहीं होती थी, हम छेड़ते रहे, करते रहे, कोर्टों में आए। इस गवर्नमेंट ने रास्ते बड़े जबरदस्त दिए हैं, यानी इन्होंने हर्डल क्रिएट करने की कोशिश नहीं की है। अगर स्मूथ सिस्टम की तरफ आप जा रहे हो तो मैं तो उम्मीद इसलिए हूँ, मैं दिखे ना, जहां तक बात है बड़ी अभी कानून साजी के हवाले से 2 काम जब तक नहीं होंगे, जब तक आपके म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के हवाले से एग्रीमेंट नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन बाहर से लेनी है, करनी है, जिन जिन मुल्कों के हवाले से है। अब अभी तो फिलहाल फॉर द टाइमिंग अभी नई ऑफशोर कंपनियां तो बंद हो रही है, जितनी आपके पास डाटा है ना सारा। अब तब से ये चीजें पनामा के पास लीक हुई है ना, तो लोग बड़े मोहतात हो गए हैं। वो नई कंपनियों की तरफ बड़ा सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट अपने बड़े तरीके से बैठकर कर रहे हैं। उन्हें अंदाजा हो गया कि ये पकड़े जाएंगे, इसलिए नई के हवाले से वो अवॉइड कर रहे हैं। जितनी आपके पास डाटा और डिटेल आई है सारी पुरानी के हवाले, फर्ज करें नई बन भी रही है, लेकिन अब नई बनने के हवाले से आप रोक नहीं सकते हैं कि वो उनके मुमालिक में यहाँ से बंदा, आपको जब तक यहाँ से पैसे की लीकेज नहीं रोकेंगे ना, यहाँ से पैसा यानी क्या है, पैसा कैसे जाता रहा है। एक तो आप हुंडी के जरिए, हुंडी आज भी हो रही है, आपके सामने हो रही है, या बंदा कह दे कि मनी लॉन्ड्रिंग आज भी हो रही है। कोशिश की इस गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ तो लेके आए, लेकिन हो रही है। फिर पैसा रुपया स्मगल होता है, यहाँ से ईरान जाता, यहाँ से अफगानिस्तान जाता, अफगानिस्तान से भारत आता, दहशतगर्दी का इस्तेमाल होता, अपना कराची से लांचों की शक्ल में पैसा जाना, गोल्ड जाना, ये नॉर्मल बात है। और दुबई के पोर्ट पर वहां तक पहुंच जाना, और ये पैसा तो देखिए जब तक यहाँ से जाना नहीं निकलेगा ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और उसके लिए आपको सख्त कानून साजी करनी है, और वो कानून आप करें, लेकिन वो बिल्कुल इसमें, लेकिन यहाँ करेगा कौन? आप क्या समझते हैं कि इसमें पार्लियामेंट में खुद आ जाएंगे, पार्लियामेंट में आप कानून भी लेके आएंगे, कानून पास करने में मदद नहीं करेगा, अपोजिशन 100 बहाने करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।